चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम फिर से एक नए मॉडल आंसर पर वर्क करेंगे। तो हम अभी वो टॉपिक उठा रहे हैं जो टॉपिक आपके मेनली आ सकते हैं। बहुत मेजोरिटी मतलब 50% टॉपिक आपके रिपीट होते हैं। किसी का भी आप ऑप्शनल लिखो या हिस्ट्री का या कोई तो वो सारे स्टैटिक पोर्शन उठा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे। अब इसने क्या क्या काम किया। 2-3 क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी पे बनते हैं। पहला इसका साम्राज्य विस्तार पे, कि इसके साम्राज्य विस्तार की नीतियां बताइए। दूसरा इसका बनता है इसने जो भू सुधार किए, और तीसरा बनता है इसका बाजार नियंत्रण की नीति। ये जो तीसरा पोर्शन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, क्योंकि ये अपने आप में उस समय की क्या आने वाले समयों के बाद भी ये बहुत ही अनोखी नीति थी। उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि बाजार नियंत्रण इस तरीके से किया गया हो। तो ये तीनों हो गए। अब हम लोग ना डिटेल में जानेंगे। पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे, हल्का सा इंफॉर्मेशन दे दूंगा। फिर इसका साम्राज्य विस्तार के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा। इसके बाद इसके जो भू राजस्व सुधार किए, किस पर्पज से इसने किए, और फाइनली जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा इसके बाजार नियंत्रण की नीति, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का ये शासक था। खिलजी वंश का कार्यकाल जान लीजिए। खिलजी वंश का टोटल कार्यकाल रहा है 30 वर्ष। मतलब जितना भी सल्तनत काल है सबसे कम कार्यकाल इसी का ही, 1290 से 1320 तक। इसमें अलाउद्दीन खिलजी का रहेगा आपका 1296 से 1316 तक, 20 साल तक ये रहता है। तो ये नॉर्मल सी जानकारी। प्रथम शासक इसका खिलजी वंश का आपका रहेगा जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन के बाद आपका आएगा अलाउद्दीन खिलजी। अब ये क्या करेगा, मेन इसके काम रहेंगे। एक तो ये निरंकुशता पर बल देगा, दैवीय सिद्धांत को मानेगा, राजतंत्र के दैवीय सिद्धांत को मानेगा। ये बोलेगा कि जो सत्ता है ना, सत्ता सिर्फ और सिर्फ शक्ति से मिलती है, और सबको ना कुलीनों की दया से मिलती है, ना ईश्वर की कृपा से मिलती है, किसी भी चीज से नहीं मिलती। सत्ता जब तक आपके पास शक्ति है आपके पास सत्ता रहेगी। इसके बाद अगला सिद्धांत क्या है, सत्ता को या जिसको बोलते हैं राज्य को धर्म से क्या करेगा, अलग कर देगा। खलीफा को नहीं मानेगा, खुद स्वयं से खलीफा बनने की कोशिश भी करेगा। फिर इसका एक दोस्त रहता है, उसके कहने पे ये नए धर्म की स्थापना करने का अपना प्लान त्याग देगा। नहीं तो ये नए धर्म की स्थापना भी करना चाह रहा था, उसका खलीफा भी बनना चाह रहा था। तो ये तो हो गए इसके मेन चीजें। अब आ जाते हैं इसके साम्राज्य विस्तार की नीति। साम्राज्य विस्तार के लिए क्या करता है, तो इसका कहना था कि किसी भी राज्य को लगातार साम्राज्य विस्तार करते रहना चाहिए। जो भी राज्य साम्राज्य विस्तार करके अपने संसाधन को नहीं बढ़ाते हैं, अपनी जो भूमि है उसको नहीं बढ़ाते हैं, तो ये क्या होता है, अपने क्षेत्र को नहीं बढ़ाते हैं, तो वो क्या कमजोर हो जाते हैं, अंततः नष्ट हो जाते हैं। तो इसका मेनली क्या था कि साम्राज्य विस्तार लगातार करने से क्या होता है, लगातार साम्राज्य विस्तार और इससे किस चीज की प्राप्ति होती है, संसाधनों की प्राप्ति। जो राज्य लगातार साम्राज्य विस्तार नहीं करते हैं, संसाधनों की प्राप्ति नहीं करते हैं, उनको क्या होता है, वो नष्ट हो जाते हैं समय के साथ। ये इसका मानना था। इसी नीति के तहत ये क्या करेगा, साम्राज्य विस्तार करेगा। तो साम्राज्य विस्तार में देख लेते हैं। पहला अभियान इसका गुजरात का रहेगा, गुजरात अभियान। यहां पे क्या करेगा, गुजरात अभियान में ये मेनली गुजरात में क्या था, गुजरात बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था। चाहे आपका कृषि से रिलेटेड ले लो, चाहे आपका व्यापार, क्योंकि यहाँ पे कैंप पे बंदरगाह था।
व्यापार में क्या था, कैम्बे बंदरगाह। यहां से क्या होता था, ईरान तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात होता था बड़ी मात्रा में, और अन्य भी आयात निर्यात होते थे। मेनली घोड़े चाहिए होते सेना को मजबूत करने के लिए। दूसरा, तीसरी चीज, शिल्प का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा विकास हुआ था गुजरात में, शिल्पों का विकास। और समृद्ध क्षेत्र तो था ही, तो वहां से धन वगैरह की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से इसने पहला अभियान क्या किया, गुजरात अभियान। गुजरात अभियान करेगा और बड़ी मात्रा में धन संपदा की प्राप्ति करेगा ये वहां से। चूंकि मेंस है तो इसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल में या बहुत ज्यादा फैक्चुअल नहीं जा रहा हूं मैं, प्राप्ति करेगा। अब इस अभियान, ये एक अभियान हो गया। अगला अभियान ये क्या करेगा, दूसरा अभियान ये गुजरात की बात करेगा राजस्थान का। राजस्थान के अभियान में इसके दो चीज रहेंगी, एक रणथंभौर का अभियान ये करेगा 1301 में, और दूसरा करेगा चित्तौड़गढ़ का। लोगों ने पद्मावत मूवी देखी होगी, चित्तौड़गढ़ का अभियान। तो ये पद्मावत मूवी इसी अभियान पे बनी हुई है आपकी 1303 में। रणथंभौर को जीतेगा, चित्तौड़गढ़ में सबको पता है राजा रतन सिंह को हराएगा, जौहर होता है, तो यहाँ पे इनको भी हरा के दोनों अभियान करेगा। अपने साम्राज्य की एक तो विस्तार करेगा, दूसरा धन की प्राप्ति होगी, संसाधनों की प्राप्ति होगी, सेना को भी बल मिलेगा। तीसरा अभियान ये कर देगा दक्षिण का अभियान। तो बहुत सारे शासक थे मेनली जो दक्षिण की ओर जाना चाह रहे थे, लेकिन हर कोई क्या है, सफल नहीं हुआ था। इसके पहले कौन, समुद्रगुप्त सफल हुआ था, भारत का नेपोलियन कहलाता था। और दक्षिण का अभियान फिर दूसरा ये व्यक्ति रहेगा, सल्तनत काल का प्रथम व्यक्ति रहेगा जो दक्षिण पे सफल अभियान करेगा। तो दक्षिण में चार थे आपके, पहला वारंगल, देवगिरी, होयसल, आखिरी पांड्य राज। अब यहाँ पे बहुत चतुराई के साथ करता है, यहाँ पे ये भी प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं करता है। जिस पे भी जीतेगा, जिस राज्य पे विजय प्राप्त करेगा, उस पे क्या करेगा, कुछ धन संपदा वहां से लूटेगा, कुछ कर लगाएगा, बाहर से उपहार लगाएगा और उसको उसका राज्य सौंप के चलाएगा। तो पहला ये क्या करता है, देवगिरी का अभियान। देवगिरी में कौन थे आपके, राजा रामचंद्र देव। राजा रामचंद्र देव थे देवगिरी में। इनको क्या करता है, ये शासक बनने से पहले ही, जब जलालुद्दीन खिलजी था तब उसके पहले ही ये क्या करेगा, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे देवगिरी का अभियान करता है और इनको हराता है, राजा रामचंद्र देव को। लेकिन क्या करता है कि राजा रामचंद्र देव कर देने के लिए रेडी हो जाते हैं, कर देते हैं, उपहार देते हैं। लेकिन जब ये शासक बनता है तो उत्तर भारत की परिस्थितियां कुछ अस्थिर हो जाती हैं, और इसका फायदा उठा के राजा रामचंद्र देव क्या है, इनको कर देने से मना कर देते हैं, कर नहीं देते हैं। तो दोबारा ये मलिक काफूर के उसमें, मलिक काफूर गुलाम था इसका, इसके नेतृत्व में ये देवगिरी का अभियान कराएगा और इनको हराएगा। लेकिन यहाँ पे चतुराई दिखाता है कि राजा रामचंद्र देव को हराने के बाद भी इनको एक उपाधि से सम्मानित करेगा, प्लस 1 लाख रुपए भी इनको देगा, और इनको बेइज्जत नहीं करता है, धन वगैरह इनसे लूटता है, धन संपदा की प्राप्ति होगी, लेकिन इनको क्या करेगा, बेइज्जत नहीं करेगा। और इनको आगे के अभियान में उपयोग करने की दृष्टि से एक सुरक्षित वो रखेगा कि आगे हमें जो भी अभियान करें हम इनका उपयोग करेंगे। तो अगला अभियान ये क्या करेगा, वारंगल का। और वारंगल के अभियान में इसको किसकी हेल्प मिलेगी, राजा रामचंद्र देव की। रामचंद्र देव ये इनकी हेल्प करेंगे वारंगल अभियान में। तो ये इसकी कूटनीति थी। फिर ये अगला 2 अभियान हो गए इसके, देवगिरी और वारंगल। तीसरा ये क्या करेगा, होयसल। होयसल शासक था वीर बल्लाल। इनको भी क्या करेगा, हराएगा, लेकिन हराने के बाद इनके साथ भी सम्मानजनक व्यवहार करेगा और इनकी हेल्प लेगा ये चौथे अभियान में, जो कि इसका आखिरी अभियान था दक्षिण का, पांड्यों को ये हराएगा वीर बल्लाल की हेल्प से। इस तरीके से इसने क्या, राजा रामचंद्र देव की सहायता ली, किसको, वारंगल को हराने में, फिर
होयसल को हराया, बीरबल से इसने सम्मानित व्यवहार किया और फिर बीरबल की सहायता से इसने क्या है, पांड्यों को हराया। अगले उस पे आते हैं। ये तो हो गए इसके साम्राज्य विस्तार की नीतियां कि कौन कौन से इसने मेन मेन अभियान चलाए और किसके प्रति क्या नीतियां चलाई। अब जो अपना मेन आता है टॉपिक कि इसके भूमि सुधार। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि सुधार हेतु क्या क्या किया उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो भूमि सुधार के लिए इसकी कुछ नीतियां थी जिसको इसने करने के बाद क्या हुआ, इसकी राजकीय आय में प्राप्ति हुई। तो पहला ये काम क्या करेगा, अनुदान भूमि। सल्तनत काल में क्या होता था, बहुत सारे शासक रहते थे। शासक क्या है ना, अपनी कृपा से नहीं बनते थे, उनकी बहुत सारे अमीर होते थे, उनके आसपास बहुत सारे सामंत रहते थे, उनकी कृपा से शासक अपने पद पे बना रहता था। तो शासक क्या है, अपने आप को मजबूत करने के लिए इन लोगों को क्या है, कुछ ना कुछ भूमि देता था, अनुदान भूमि। जो अनुदान भूमि कर मुक्त रहती थी, मतलब जो व्यक्ति को मिली है उस पर कोई कर नहीं लगेगा, लेकिन वो व्यक्ति किसानों को जिनको देगा उन पर कर लगा सकता है, तो उसकी अच्छी खासी आय होती थी प्राप्त। ये क्या करेगा, बहुत सारी अनुदान भूमि को किसमें बदल देगा, खालसा भूमि में। खालसा भूमि जिसको बोलते थे राजकीय भूमि। राजकीय भूमि जब इसमें बदल देगा तो क्या होगा, राजकीय आय इसकी बढ़ जाएगी। तो पहला तो भू राजस्व सुधार में ये काम करेगा। दूसरा काम ये क्या करेगा, माप, भूमि की माप तौल कराएगा। पहला शासक रहता है सल्तनत काल का जो भूमि की माप तौल कराएगा, और ये बिस्वा को इकाई बनाएगा। बिस्वा को क्या, भूमाप की इकाई बना दी इसने। और मापतोल कराने के बाद जो 50% होता है उसका, कुल उपज का 50% ये कर लगाएगा। मतलब सल्तनत काल में सबसे ज्यादा कर था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। इसके पहले ना इसके बाद इतना कर किसी ने नहीं लगाया। और भी अन्य प्रकार के कर लगाएगा, जैसे चरी कर, आपके पशुओं पे लगेगा, ये घरी कर, मकान वगैरह बनवाने पे, तो अन्य प्रकार के कर भी ये लगा देगा। तीसरा सुधार ये क्या करेगा, भूमाप हो गई, ये भूमि को अलग अलग किस्मों में बांट देगा। तो भूमाप के आधार पर उसी हिसाब से जिस हिसाब की उपज होती है भूमि की, उस हिसाब से कर लगाएगा। फिर ये मेनली देखो फिर से तीसरा कर, तो तीसरी चीजें क्या करेगा कि जो आपके मध्यस्थ होते हैं, मध्यस्थ हुआ करते थे खुद मुकद्दम और चौधरी, ये तीन प्रकार के क्षेत्रीय या ग्रामीण स्तर के अधिकारी होते थे। जैसे प्रधान होते हैं वैसे ही चौधरी हो गए, खुद मुकद्दम करके। ये लोग क्या करते थे, कर वसूल करते थे ग्रामीण क्षेत्रों से, ग्रामीण लोगों से, और फिर वो कर क्या होते थे, राजकीय आय में जमा कराते थे। उसके बदले में इनको दो प्रकार के खोती अधिकार प्राप्त थे। पहला हकूके खोती, और दूसरा किस्मते खोती। हकूके खोती जो होता था ये किससे, राजा से प्राप्त करते थे, क्योंकि राजा की सेवा कर रहे हैं, कर इकट्ठा कर रहे हैं और राज की उसमें कोष में जमा करा रहे हैं। दूसरा किस्मत एक होती है, किसानों से प्राप्त करते थे। अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, ये दोनों अधिकार इनके समाप्त कर देगा। अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, डायरेक्ट कर वसूल करेगा, प्लस इनको जो भूमि मिली थी कर मुक्त उस पर भी कर लगाएगा। मींस एक कर वसूल तो कर नहीं सकते, खुद भी कर के दायरे में आ गए। इससे क्या होगा, इससे भी राजकीय आय बढ़ेगी। अगला भूमि सुधार ये क्या करेगा, विभिन्न विभागों की स्थापना कर देगा। तो एक विभाग की स्थापना करेगा, दीवान ए मुस्तखराज, ये भू राजस्व वसूली के लिए करेगा। इससे क्या होगा, भू राजस्व की वसूली होगी इस विभाग के माध्यम से, प्लस बरीद, बरीद नामक कुछ गुप्तचर तैनात करेगा, और मुन्हियान नामक कुछ व्यक्तिगत गुप्तचर भी तैनात करेगा। इस प्रकार से इसने भू राजस्व सुधार किए। अगला देख लेते हैं कि ये भू राजस्व सुधार जो हुए हैं इसका अलग अलग वर्गों पे क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो
तो सबसे पहले किसानों पे देखेंगे, इनका क्या होगा, इनकी दशा बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा खराब। क्यों? क्योंकि 50% कुल उपज का कर है, ये सबसे ज्यादा कर है। फिर इन पे देखेंगे राज्य पे, तो राज्य क्या होगा, इसकी आय में वृद्धि हो जाएगी। आय में वृद्धि होगी तो सेना बड़ी रख सकते हैं, सेना बड़ी रख सकते हैं तो साम्राज्य विस्तार में सहायता मिलेगी। इस प्रकार से इनके भू राजस्व सुधार थे। ये तो हो गए अलाउद्दीन खिलजी के। अभी हमने क्या पढ़ लिया, एक तो इसका राजत्व का सिद्धांत कब आए हैं, क्या क्या किया है, ठीक है। दूसरा कि साम्राज्य विस्तार की इसकी क्या क्या नीतियां थी। तीसरा इसके भू राजस्व सुधार। ये तीन टॉपिक बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं है, इसलिए मैंने उसमें बता दिया। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।